हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देवाशीष मिश्रा एंड मैं फिर से यहाँ पे आया हूँ एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए जिसका नाम है सीपेज एनालिसिस। सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट सीपेज एनालिसिस एंड इसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है क्विक सैंड कंडीशन। वो चीज़ क्या है वो हम जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट सीपेज एनालिसिस। सीपेज एनालिसिस की जो पहली सब टॉपिक है वो है हेड gradient and potential head gradient and potential, right? So when water flows through a saturated soil mass, the total head at any point in the soil mass consists of one piezometric हेड या फिर इसी को कह सकते हैं प्रेशर हेड, दूसरी जो है वो है वेलोसिटी हेड और तीसरी जो है वो है पोजीशन। सो जब भी किसी सैचुरेटेड सॉइल मास पे वाटर फ्लो कर रहा होता है तो किसी भी पॉइंट पे टोटल हेड जो होता है वो इन तीनों का समेशन होता है। सो टोटल हेड इज द समेशन ऑफ थ्री हेड्स, दैट इज प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोजीशन हेड। ठीक है, सो एक फिगर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का मान लो एक सॉइल सैंपल है। क्या है? सॉइल सैंपल है। ये रहा इस तरह से। पानी का जो लेवल है दोनों साइड अलग है। ये मान लो ए पॉइंट है, ये जो है ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो है हमारी सॉइल सैंपल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये हम लेते हैं हाइट ZB और इसको हम लेते हैं B पॉइंट को एज ए डेटम। इसको हम क्या लेते हैं? डेटम के हिसाब से लेते हैं। We take this one as डेटम। उस हिसाब से ये हो जाता है ZA, जहाँ A पॉइंट ये है और B पॉइंट जो है ये है, तो ये बन गई ZB, B पॉइंट की हाइट विद रिस्पेक्ट टू डेटम। ये A पॉइंट है तो इसकी हाइट विद रिस्पेक्ट टू डेटम ZA है। अब ये जो है
मान लो मिडिल पॉइंट कहीं पे हम लोग सी लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे ना एक पीजोमीटर डालो एट पॉइंट ए, अगर आप पीजोमीटर डालो तो पानी की लेवल होगी वो इस पॉइंट तक आएगी भर के। अगर बी पॉइंट पे पीजोमीटर डालो तो जो पानी की लेवल होगी वो एक पॉइंट तक भर के आएगी, ठीक है। अगर किसी इंटरमीडिएट पॉइंट सी पे डालते हो पीजोमीटर, तो उसकी जो लेवल है कुछ इस तरह से भरेगी। तो अगर इनके सरफेस को हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचते हैं तो इस सरफेस को कहा जाता है पीजोमेट्रिक सरफेस। पीजोमेट्रिक सरफेस क्या कहा जाता है? पीजोमेट्रिक सरफेस कहा जाता है। ये जो हाइट है जो पीजोमीटर की, ये HWA ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो हाइट आएगी उसको हम लेंगे HWB, ठीक है। और ये जो हाइट आ रही है इसको हम ले लेते हैं HW एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट। इसकी जो डेटम से डिस्टेंस है मान लो ये Z है। ये हमारा सॉइल सैंपल है, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, जिसकी लेंथ है L, ठीक है। तो this is the figure which is representing the flow of water through a soil sample of length L due to difference in water level of water surface at A and B। तो A और B पे जो वाटर की सरफेस है वो अलग अलग है, और ये जो सॉइल सैंपल ऑफ लेंथ L, तो ये क्या दिखा रहा है फिगर? इट इज शोइंग द फ्लो ऑफ वाटर, इट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल ऑफ लेंथ L। इस पे एक एक स्टडी करते हैं पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पे देखो A पॉइंट पे, तो यहाँ पे पीजोमेट्रिक हेड क्या है? HWA है। B पॉइंट पे देखो ये पीजोमेट्रिक हेड कितनी है? HWB। तो किसी इंटरमीडिएट C पॉइंट पे जो पीजोमेट्रिक हाइट होगी वो HW के बराबर होगी, और पीजोमेट्रिक हाइट कुछ नहीं बल्कि पीजोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू द प्रेशर हेड ऑफ द वाटर एट दैट पॉइंट। तो पीजोमेट्रिक ट्यूब जहां पे इंसर्ट करते हो जिस पॉइंट पे, उस पे वाटर जितना चढ़ता है उसको पीजोमेट्रिक हेड कहा जाता है। सो द पीजोमेट्रिक हेड HW इज इक्वल टू द हाइट through which water rises in piezometric tube inserted at that point. The piezometric head is also called as pressure head, ठीक है। So ये जो सरफेस आप देख रहे हो इसको कहा जाता है piezometric surface, and the vertical distance मैं लिख रहा हूं मैं, the vertical distance between the piezometric levels at point A and B is called the initial hydraulic head H, under which the flow takes place. The flow takes place. यानी कि what I am saying is ये जो vertical distance है, ठीक है, the vertical distance between the piezometric levels at point A and B इसको कहा जाता है initial hydraulic head,
which is equivalent of h, वो h के बराबर है, ठीक है, which is equivalent to h, and इस h की वजह से जो है वो flow of water takes place. Because of this initial hydraulic gradient, because of presence of a gradient, हमेशा याद रखना, flow will take place only when there is a gradient. When there is a hydraulic gradient, then flow of water takes place. Right? Now, the position or elevation head at any point is the elevation of that point with respect to any arbitrary datum. Arbitrary datum. तो मैंने क्या कहा, पहले तो हम पिजोमेट्रिक हेड की बात कर चुके, अब मैं पोजीशन हेड की बात कर रहा हूं। पोजीशन हेड का मतलब है, क्या है पोजीशन हेड का मतलब? At any point is the elevation of that point with respect to any arbitrary datum. ये arbitrary datum हमने चूज किया है लोअर पॉइंट B पे। तो किसी भी पॉइंट का मतलब B पॉइंट का जो पोजीशन हेड है वो डिस्टेंस है between the datum to that point, यानी कि ZB. It represents the position head. समझ में आ रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन हेड रिप्रेजेंट कर रहा है। Whereas ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर हेड। दोनों में डिफरेंस ये है। तो P पॉइंट पे टोटल हेड कितनी होगी? प्रेशर हेड प्लस पोजीशन हेड। क्योंकि एक बात याद रखो कि वेलोसिटी हेड इज नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ सीपेज एनालिसिस। तो वेलोसिटी हेड को नेग्लेक्ट किया जाता है, तो बचता क्या है? पिजोमेट्रिक हेड और पोजीशन हेड। और पिजोमेट्रिक हेड यानी कि प्रेशर हेड वो कितना होता है? जितना पिजोमीटर में पानी उठे उसे पिजोमेट्रिक हेड कहते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द प्रेशर हेड। और पोजीशन हेड कैसे मापा जाता है? पोजीशन हेड मतलब वो पॉइंट और एक डेटम लाइन से कितने डिस्टेंस पे है वही रिप्रेजेंट करता है पोजीशन हेड। मतलब इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम, ए पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम कितनी है? ZA है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पोजीशन हेड। ये क्या है? ये हो गया प्रेशर हेड। तो B पॉइंट पे टोटल हेड कितना है? ZA प्लस HWA, और B पॉइंट पे HWB प्लस ZB। पर एक बार याद रखो, बिकॉज वी हैव चूजन दिस लाइन एज द डाटम, इस लाइन को हमने डाटम चूज रखा है। डाटम के अगर ऊपर है पोजीशन है तो उसे प्लस लिया जाता है, अगर डाटम के नीचे है उसको माइनस लिया जाता है। ठीक है, ये है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे आप देखो ZB ZA जो है डाटम के नीचे है तो इनको क्या लिया जाएगा? माइनस साइन के साथ लिया जाएगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू डाटम दे आर डाउन टू दी डाटम। तो इसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पोजीशन हेड एट ए पे पोजीशन हेड कितनी होगी? माइनस ZA होगी, और B पे पोजीशन हेड कितनी होगी? माइनस ZB होगी। समझ में आ रहा है? अब जो है आगे बढ़ते हैं। सो टोटल हेड मैंने B और A पे बताया है, ये इसकी और इसकी जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। ठीक है, सो यहां मैं लिख देता हूं, हेंस total head at any point is the algebraic sum of the piezometric head and position head, and एक पॉइंट ये भी कि टोटल हेड एट एनी पॉइंट
denoted as the potential energy per unit weight of water measured with respect to datum. समझ में आ रहा है? The total head at any point can be regarded as potential energy per unit weight of water measured with respect to datum. ठीक है? और एक चीज जो मैंने आपको बताई पहले से ही कि flow occurs between 2 points only when there is a difference in total head between two total heads or potential at these points. तो जब भी total head में कोई difference होगा या फिर potential में कोई difference होगा तभी flow होगा, otherwise there will be no flow taking place. So इस फिगर से मैं क्या लिख सकता हूँ? इस फिगर से मैं लिख सकता हूँ from the figure I can write the potential at B is कितनी है B पे? ये और ये तो ये HWB और ये डेटम के नीचे तो माइनस ZB और इन दोनों की हाइट अगर देखो तो एक जैसी है HWB जितनी है ये और ये इक्वल है तो ये 0 के बराबर होगी. The potential at A पॉइंट पे कितनी है? is कितनी है? HW A माइनस ZA इन दोनों की डिफरेंस अगर देखो ये HWA है और ये ZA है, इन दोनों की डिफरेंस ये है. ठीक है? दिस इज इक्वल टू कैपिटल H. ठीक है? यहां तक आएगी, यहां तक आएगी. ठीक है? क्या ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक आएगी. ठीक है? इज इक्वल टू H. समझ में आ रहा है? अब इस H को कहा जाता है इनिशियल हाइड्रोलिक हेड. The hydraulic head may be designated as hydraulic potential also. इसको हम hydraulic potential भी कह सकते हैं. We can also call it as hydraulic potential also represented by a small h. ठीक है? So यानी कि मेरी जो small h है हाइड्रोलिक पोटेंशियल it is nothing but HW plus or minus Z की मदद से आ रहा है. ठीक है? When जब downstream of water level is the datum, the total head and the hydraulic potential at any point are equal. तो जब भी हम डाउनस्ट्रीम को datum के हिसाब से लेते हैं तो मेरी जो हाइड्रोलिक हेड है और हाइड्रोलिक पोटेंशियल हमेशा इक्वल आएंगे. समझ में आ रहा है? When downstream water level is the datum, the total head and hydraulic potential at any point are equal. और एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसको मिटा के the loss of head or the dissipation of hydraulic head per unit distance of flow through the soil is called the hydraulic gradient. इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को कहा जाता है hydraulic gradient. That is I is equals to hydraulic gradient which is equal to H upon L. That means loss of head per unit distance of flow is nothing but hydraulic gradient.
तो ये हो गया इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट which was nothing but head, gradient and potential. Let us move to the next topic which is seepage pressure. seepage pressure क्या चीज है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। Next subtopic is seepage pressure. Seepage pressure क्या है? It is the pressure exerted by water on the soil by virtue of viscous friction, through which it percolates, So, what is seepage pressure? It is the pressure exerted by water on the soil. It is the pressure exerted by water on the soil by virtue of viscous friction through which it percolates. Right? So, if H is the hydraulic head, or the head lost due to frictional drag of water through water flowing through a soil mass of thickness Z, then the seepage pressure PS is given by PS is equal to H times gamma W, ठीक है, which implies PS is equal to, अगर मैं यहाँ पे Z से डिवाइड करूं और Z से मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई चेंज आएगा? कोई नहीं। तो इट इज इक्वल टू H by Z क्या है? I Z गामा W, ठीक है। वह मैं लिख सकता हूं जहां पर Z क्या है? Z है लेंथ ओवर विच हेड H is lost, ठीक है। एंड मेरी I क्या है? ये है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर H है hydraulic head or the head lost due to frictional drag of water flowing through a soil mass of thickness Z, then seepage pressure is given by seepage pressure is equal to H times gamma W, और अगर मैं Z से डिवाइड करूं मल्टीप्लाई करूं और H by Z क्या हो गया? I हो गया Z गामा W। इस चीज को याद रखो, I Z गामा W, ठीक है। पर Z is the length over which H और head H is lost, समझ में आ रहा है? तो अगर ये प्रेशर है तो मेरी फोर्स कितनी होगी? सीपेज प्रेशर और सीपेज फोर्स J will be equal to प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, वेयर A is the क्रॉस सेक्शनल एरिया
ऑफ द सॉइल मास। तो अगर ये PS है, PS की वैल्यू क्या है, I Z गामा W इंटू ए। समझ में आ रहा है? देन my seepage force per unit volume, this is seepage force per unit volume, seepage force per unit, this is seepage force, ठीक है, ये क्या हो गया, seepage force। तो seepage force per unit volume is वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेप्थ Z, ठीक है। तो मेरी फोर्स कितनी है, I Z गामा W इंटू ए बाई ए जेड। यहां से ए कैंसिल, Z कैंसिल, कितना आएगा, I gamma W. This is the seepage force per unit volume. यहाँ पे लिख रहा हूँ, this is seepage force per unit volume। अगर पूछे तो ये वाली फॉर्मूला डाल के निकालोगे, ठीक है। Now always remember, जो सीपेज प्रेशर होता है, जो सीपेज प्रेशर होता है, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो जहां होता है उस तरफ एक्ट करता है। अगर फ्लो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो नीचे एक्ट करेगा, अगर फ्लो की डायरेक्शन अपवर्ड है तो सीपेज प्रेशर अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। तो सीपेज प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको मार्क कर लेना कि सीपेज प्रेशर जो है वो उस डायरेक्शन में एक्ट करता है जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उस डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर एक्ट करता है, ठीक है। नाउ इसके कारण क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसके कारण क्या होता है कि the vertical effective pressure, the vertical effective pressure may be decreased or increased due to seepage pressure depending upon the direction of flow। समझ में आ रहा है? तो आपकी जो इफेक्टिव प्रेशर होगी, वर्टिकल इफेक्टिव प्रेशर, वो डिपेंड करेगी इस सीपेज प्रेशर पे, और सीपेज प्रेशर जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो इससे मैं लिख सकता हूं जो मेरी इफेक्टिव प्रेशर है सिग्मा प्राइम, वो Z गामा प्राइम प्लस और माइनस PS हो सकता है, ठीक है, या फिर PS की वैल्यू जो है I Z गामा W। प्लस कब ले, जब डाउनवर्ड हो मूवमेंट, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ फ्लो के लिए, और माइनस कब ले, जब अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो, ठीक है। समझ में आया? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी के कारण जो है नेक्स्ट सब टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है, क्विक सैंड कंडीशन, इसी के वजह से होता है। बॉइलिंग सैंड, क्विक सैंड कंडीशन, ये सब जो है इसी के वजह से, दिस इज द रीजन कि क्विक सैंड कंडीशन अराइज होता है। तो ये है क्या, जो हमारी तीसरी सब टॉपिक है, अपवर्ड फ्लो। मतलब टॉपिक से ही पता चल रहा है, अपवर्ड फ्लो, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, क्विक कंडीशन, ठीक है, क्विक कंडीशन। क्विक कंडीशन, इसमें होता क्या है, अब जब फ्लो जो है ऊपर की तरफ होगी, तो अगर ऊपर की तरफ हो रही है तो मैंने अब बताया कि नेगेटिव साइड लोगे तो मेरी जो नेट इफेक्टिव प्रेशर हो जाती है वो कितनी हो जाती है, वो बन जाती है Z गामा प्राइम माइनस PS। समझ में आया? तो एक टाइम आता है जब PS की वैल्यू जो है वो इफेक्टिव, जब PS की वैल्यू जो है वो बढ़ बढ़ के Z गामा डैश के बराबर हो जाती है, मतलब इफेक्टिव प्रेशर जो है वो जीरो हो जाता है। उसी कंडीशन को कहते हैं क्विक कंडीशन। ये जो नेट इफेक्टिव प्रेशर है वो जीरो हो जाता है, बिकॉज ये जो है
ये बढ़ता जाता है तब तक बढ़ता जाता है जब नेट इफेक्टिव प्रेशर जीरो ना हो जाए, मतलब दिस मच इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मेरी जो सीपेज प्रेशर है वो Z गामा डैश के बराबर, सीपेज प्रेशर कितनी है I Z गामा W है कि नहीं, वो क्या है Z गामा डैश के बराबर, यहाँ पे Z Z कैंसिल, तो मेरी जो I है वो कितनी है गामा डैश अपॉन गामा W, and gamma dash upon gamma W is nothing but we know this is equal to G minus 1 upon 1 plus E। समझ में आ रहा है? और इसी को लिखा जाता है, इस कंडीशन को लिखा जाता है I critical, C denotes for critical, ये C है, it denotes for critical, right? Gamma dash by gamma W is equal to G minus 1 by 1 plus E। तो the hydraulic gradient at such a critical state, इस critical state पे hydraulic gradient को कहा जाता है critical hydraulic gradient, hydraulic gradient, समझ में आ रहा है? और ऐसे कंडीशन को कहा जाता है क्विक कंडीशन, बॉइलिंग कंडीशन, या फिर क्विक सैंड, ठीक है, कुछ भी कहो आप इसको। तो ये एक सेंटेंस लिख लेना, इन सच ए केस, इन सच अ केस ए कोहेशन लेस सॉइल loses all its shear strength, loses all its shear strength, and the soil particles have a tendency to move up in the direction of flow, in the direction of flow, ठीक है। Now for loose deposits of sand or silt, if voids ratio E is taken to be, अगर voids ratio को हम 0.67 के बराबर लें और G को 2.67 के बराबर है, तो यहाँ पे जो है ये रेशियो 1 हो जाती है और IC जो है 1 के आसपास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2.67 माइनस 1 यानी कि 1.67 और ये 1 प्लस 0.67 यानी कि 1.67, तो दोनों की रेशियो जो है 1 के बराबर हो जाती है, तो हमारी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यूनिटी आ जाती है। तो इट शुड बी नोटेड दैट क्विक सैंड इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, वो सैंड नहीं होता, वो एक कंडीशन होती है, फ्लो कंडीशन होती है, occurring within a cohesion-less soil where its effective pressure is reduced to zero due to upward flow of water। तो यहाँ पे हमारी चैप्टर खत्म होती है। This completes our chapter of seepage analysis। I hope आप सबको ये सब चीजें समझ में आई होगी। फिर से आप एक बार इस वीडियो को दूसरी बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए डेप्थ में। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं इसके। सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर। थैंक यू सो मच।